नमस्कार, मेरा नाम है विवेक सिंह और एक नई सच्ची कहानी में आपका स्वागत करता हूँ। आज की हमारी जो कहानी है वो कहानी है राजस्थान का एक जिला लगता है भीलवाड़ा। विवाह तारीख है 22-23 अप्रैल की रात और लगभग 2 बजे का समय था। साल 2025 की ये बात है। होता क्या है कि एक दीपक नाम का यानी दीपक नए नाम का शख्स वही के एक सुभाष नगर थाना के अंतर्गत आने वाला एक मंदिर होता है अयप्पा मंदिर। इस मंदिर के पास जाता है। वहां पे जो पुजारी रहते थे उस मंदिर के पुजारी को वो आवाज लगाता है, लेकिन उस वक्त वहां मौके पे एक गार्ड था। वहां गार्ड था, वो गार्ड बाहर निकलता है और गार्ड बाहर निकलने के बाद वो कहता है कि बताइए अभी पुजारी साहब नहीं है। एक पुजारी साहब मतलब उदयपुर गए हुए हैं और दूसरे जो पुजारी साहब है वो अभी पुजारी जी मंदिर में आराम कर रहे हैं, हम आपको मिलने नहीं दे सकते। ये जो दीपक नैयर था वो कहता है कि मुझे मिलना ही है। तो वो कहता हम मिलने नहीं दे सकते। तो वो कहता है दीपक साहब तुम मुझे जानते हो, मैं इस मंदिर का ट्रस्टी भी हूँ। तो वो कहता है कोई भी हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम आपको मिलने नहीं दे सकते। जो शख्स था, जो गार्ड था, उसका नाम था लाल सिंह राउडिया। लाल सिंह कहता है, समझाने की कोशिश करता है, लेकिन सामने वाला जो शख्स था दीपक नैयर वो समझने की कोशिश नहीं करता। ये लाल सिंह जो था वो अपने कमरे से बात कर रहा था, लेकिन वो कहता है दीपक एक काम कीजिए, बाहर आके बात कीजिए और अंदर से क्यों बात कर रहे हैं, मुझे जाना है, थोड़ी इमरजेंसी है। दीपक जो लाल सिंह यानी कि गार्ड था वो बाहर निकलता है और जैसे वो बाहर निकलता है जो दीपक नैयर शख्स था जिसकी उम्र लगभग 45 साल थी, वो फौरन उस पर हाथ छोड़ता है और उसके साथ बुरे तरीके से मारपीट करने लगता है। अब गार्ड को समझ में नहीं आता कि आखिर उसकी पिटाई क्यों की जा रही है। मारते मारते उसका हाल बेहाल कर देता है। उसके बाद बगल में ही एक खुरपी रखी हुई थी, वो खुरपी जिससे घास वगैरह काटा जाता है, वो खुरपी लेके उस गार्ड का प्राइवेट पार्ट कट कर देता है, काट देता है। सोचे वो गार्ड बहुत चिल्लाता है, चीखता है, लेकिन उस वक्त उसकी आवाज सुनने वाला वहां पे कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बात करो तो 40 वार किए जाते हैं उस गार्ड के ऊपर दीपक नैयर के द्वारा। इस 40 वार में वो काफी तड़पता है, काफी चिल्लाता है, चीखता है, लेकिन उस दीपक नैयर को थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ता। इतनी आवाज होने के बाद तमाम जो आसपास के लोग थे, मंदिर के रात का समय था, कुछ लोग बाहर आके देखते हैं, पुजारी भी डर जाते हैं देख के और फौरन कोई पुलिस को कॉल कर देता है। ये जो लगभग जो समय था वो समय कहिए कि लगभग जब से वो शख्स दीपक ने आया और पुलिस के आने का जो वक्त था वो टोटली सब कांड होते होते, बहस होते होते, मारपीट होते होते, प्राइवेट पार्ट काटने तक और पुलिस के आने तक लगभग 1 घंटे का समय गुजर जाता है। फौरन पुलिस आने के बाद उस शख्स को पकड़ लेती है। वो शख्स को देखे कि वो उसे मारने के बाद, इतने बुरी तरीके से मारने के बाद भी वो शख्स लगभग आधे घंटे से ज्यादा वहीं पे बैठा रहता है। उसे कोई भय नहीं था, मानो कि कोई डर नहीं था किसी का या पुलिस से पकड़ाने का। उसे पकड़ के फौरन थाने ले जाया जाता है। थाने ले जाने के बाद पूछा जाता है तुम कहाँ रहते हो, तब पता चलता है कि वो रहने वाला प्रताप नगर का है। प्रताप नगर थाने के अंतर्गत आने वाली एक जगह है, वहीं के उसी गाँव का है। कहा जाता है इसके बारे में कि इसका जो एक घर है वो बहुत ही आलीशान घर है, वो बहुत ही आलीशान घर में रहता है, उस घर में अकेले रहता है। अब पुलिस वाले इसके बारे में जानकारी निकालने की कोशिश करते और जब जानकारी निकालते तो यकीन मानिए पुलिस वाले भी डर जाते। और आप भी ये सुनिएगा तो डर और घबरा जरूर जाइएगा। देखिए होता है क्या कि उसके अनुसार उसकी माँ जो है, जो पुलिस वाले निकालते हैं इंफॉर्मेशन, उसके मुताबिक उसकी माँ का नाम समता है, जो कि एक नर्स थी। साल 2007 में उसकी माँ मर जाती है नेचुरल तरीके से। इसका उसके पिता जो है वो आर्मी ऑफिसर थे, वो भी नेचुरल तरीके से एक समय में मर जाते हैं। उसके बाद वो अपनी बहन के घर चले जाता है रहने के लिए, लेकिन बहन के साथ कुछ समय रहता है। उसके बाद बहन से भी कुछ बहस हो जाती है, जिसकी वजह से वो बहन के घर से भी निकल आता है। वहां से जाने के बाद वो अपनी इस जो मैंने बताया प्रताप नगर थाना के अंतर्गत यानी प्रताप नगर के अंदर जो उसका आलिशान घर है वहां पे आके वो रहने लगता और वो बिल्कुल अकेले रहने लगता। ये कहानी उसने पुलिस को बताई और पुलिस को पता चली। अब जैसे ही ये बात थी, अब जैसे ही पता चलता है फौरन पुलिस पहुंचती है उसके घर कि वाकई में सच कह रहा है या नहीं। वो जैसे प्रताप नगर के उसके आलिशान घर के पास पहुंचती है, तमाम पड़ोसियों से पूछताछ करती है, तो पता चलता है वाकई में वो अकेले ही रहता है, उसके साथ कोई और दूसरा नहीं रहता। पुलिस उसके घर की गेट खोलने की कोशिश करते हैं, उसके घर के अंदर से कुछ स्मेल आती, कुछ बदबू आती। पुलिस को यहाँ पे कुछ डाउट होता। अब पुलिस फौरन वहां के तमाम लोग थे उन्हें जुटाती, प्लस वीडियोग्राफी करवा के गेट खोला जाता। और जब गेट खुलता तो सभी चौंक जाते, सभी मतलब दहल जाते। वो इसलिए क्योंकि सामने गेट खुलते ही सामने 2 लाशें पड़ी थी।
अब उसे समझ में आता पुलिस को कि आखिर ये 2 लाशें कहाँ से आ गई, जब ये शख्स अकेले रहता था। फौरन बॉडी को कब्जे में ले आता है। वो जो लाशें थी उसके भी प्राइवेट पार्ट काटे हुए थे और बहुत बुरे तरीके से वो खून से लटपट था। जब पता क्या जाता है कि वो लोग है कौन, आखिर वो लाश वहां आई कैसे है, वो शख्स वहां कैसे है, तब उसके कहानी के मुताबिक एक शख्स जिसका नाम है मोनू नाम का जो शख्स है वो उसका खास दोस्त है। अब मोनू के साथ एक और शख्स था जिसका नाम था संदीप भारद्वाज मोनू का दोस्त है, और मोनू जो है वो इस दीपक नेर का दोस्त है। अब जब उसके मोनू के घर वालों से संदीप के घर वालों से बातचीत की जाती है, तब पता चलता है कि 21 अप्रैल साल 2025 को लगभग 6 बजे शाम से जो मोनू है वो गायब है अपने घर से। हालांकि मोनू के परिवार वाले ने कोई ऑफिशियल तरीके से कोई एफआईआर दर्ज या मिसिंग की रिपोर्ट नहीं लिख पाई, क्योंकि पहले वो अपने स्तर से जांच करना चाहते थे, अपने स्तर से खोजना चाहते थे। इसके बाद देखिए होता क्या है कि इसके बाद उसे जो शख्स थे उसे पूछा जाता है, यानी कि दीपक से पूछा जाता है कि आखिर वो लोग कहाँ से आए, उन्हें तुमने क्यों मारा। तो जो कहानी बताता है वो हैरान कर देती है। वो बताता है कि जो मोनू जिसकी उम्र लगभग 40 साल है, वो मेरा खास दोस्त है। दरअसल मोनू जो है उसकी अपनी बीवी से बनती नहीं थी। उसकी बीवी से मेरी बात होती तो वो अपनी बीवी को काफी परेशान करता था, और इसकी वजह से मैं उसे मारना चाहता था। मैं उसे बहुत पहले काफी बार समझाया, जबकि मोनू की लव मैरिज शादी हुई थी। मैंने उसे काफी समझाया कि भाई ऐसा मत किया कर, लेकिन वो समझता नहीं। तब जाके मैंने 21 अप्रैल को शाम को उसे बुलाया फोन करके, और फिर मोनू अपने एक दोस्त संदीप भारद्वाज के साथ आया। वो लोग दोनों तीनों बैठते हैं और शराब के कुछ घूंटे लेते हैं। बात तो दीपक थोड़ा कम शराब पीता है, लेकिन जो मोनू और संदीप थे वो बहुत शराब पीते हैं, इतना कि वो नशे में धूत हो जाते हैं। इसके बाद जो दीपक था वो जाता है, कुछ लोहे की चीज उठाता है, उससे मारना स्टार्ट कर देता है, दोनों को मारना स्टार्ट करता है। इसके बाद वो किचन में जाता है, कुछ धारदार हथियार लाता है जैसा सब्जी वगैरह करती हैं। उसके उन दोनों के प्राइवेट पार्ट को वो काट देता है। वो दोनों चिल्लाते रहते हैं, लेकिन शायद उस वहाँ मोहल्ले में कोई आसपास था नहीं जिनकी कानों तक की आवाज जारी हो और उन्हें बचाने को आए। उन्हें बहुत बुरी तरीके से मानेगा। प्राइवेट पार्ट काटने के बाद वहां से वो निकलता है, और बताया ये भी जाता है मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कि वहां पे जब वो मार रहा था, पीट रहा था, उसे बहुत पहले बेहोशी हालत में थे, और बेहोशी हालत में भी उनकी जब आवाजें निकल रही थी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बात किसी को समझ में नहीं है अब तक। इसके वो वहां से निकलता है, और निकलने से पहले वो अपने एक दोस्त को कॉल करता है, नाम था प्रशांत को कॉल करता है, उसे बुलाता है कि भाई मेरी तबीयत बहुत खराब हो चुकी है, तुम आओगे क्या और तुम मुझे हॉस्पिटल ले जाओगे क्या। ये सारा जो वाक्य है वो रात के समय था, इसलिए रात के समय था। तो रात के समय के कारण वो प्रशांत मना करता कि नहीं, मैं नहीं आ सकता। वो कहता कि देखो तुम जाओ, किसी और दोस्त को बुला लो या मोहल्ले में किसी को बुला लो, हॉस्पिटल वो तुम्हें ले जाएंगे, मैं अभी नहीं आ सकता, रात हो चुकी है काफी, और इस वक्त मुझे अलाउ नहीं करेंगे। मैं बता दूं कि जो प्रशांत है उसे भी वो मारने का प्लान बनाया हुआ था, उसे भी किसी चीज का उससे बदला लेना था, और तकरीबन उस रात 70 कॉल प्रशांत को यानी कि अपने उस दोस्त को करता है। वो दोस्त जो प्रशांत था वो पहले ही क्लियर कर देता वो नहीं आएगा। इसके बाद वो जाकर वो घर से निकलता है और उसी प्रताप नगर में रहने वाले एक दोस्त के घर पहुंचता है। वो उसके दोस्त के घर पहुंचता है अपने, और वहां पे कहता है, तो वहां पे पता चलता है उसका दोस्त नहीं है, वहां उसकी दोस्त की बीवी होती है। वो कहता है कि भाभी जी क्या मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, क्या आप मुझे मदद करेंगी। भाभी पूछती है कितने, वो बोलता है 5,000 रुपए। भाभी ना हाँ बोलती है ना बोलती है, कुछ बोलती नहीं, शांति से जाती है और 5,000 रुपए वो ला के दे देती है। तो कहते हैं कोई बात नहीं, आप आराम से रखिए। इसके बाद वो उस रात निकलता है वहां से और शहर चला जाता है। शहर में जाके घूमता फिरता है, खाता पीता है, और वहां के एक बार में लगभग रात के 12 बजे की बात है, वहां पे रात को 12 में जाता है, दारू वगैरह पीता है, तमाम चीजें करता है, और उसके अकाउंट में जो बैलेंस था वो पूरा सन हो जाता है। अगले दिन जिसने वो कत्ल किया मोनू का और संदीप का, उसी रोज की बात है। होता क्या है कि उसे मारने के बाद वहां से फिर वो निकलता है मंदिर के पुजारियों को मारने के लिए। और जब पुलिस पूछती है कि और किस किस को मारने का प्लान था, तो एक नाम सामने आता है, एएसआई बोलता है कि यहीं के एक एएसआई है, उन्हें मारना है। अब सवाल ये पूछा जाए कि तुम पुजारी को या फिर उन्हें क्यों मारना चाहते थे, तो बोलता है पुजारी को इसलिए मारना चाहता था क्योंकि उन्होंने मुझे धोखा दिया है, इसलिए मैं दोनों पुजारी को मारना चाहता था और मार भी देता अगर वो रहता तो, या आ जाता सामने तो। बात आई पुलिस पे, एएसआई को क्यों मारना चाहते थे, तो कहा कि उन्होंने कुछ दिन पहले मेरी पिटाई की थी। अब इतनी सारी चीजें होने के बाद
तो उसको समझ में नहीं आता। इसके बाद वो फौरन पुलिस की जो टीम थी वो उसकी बहन को कांटेक्ट करती और उसके बारे में जानने की कोशिश करती कि क्या सच में उसके दोस्त के साथ कैसा रिलेशन था और क्या था। उसकी बहन जो बात बताती वो वाकई में पुलिस को भी चौंका देती। वो कहती कि देखिए सर, ऐसा कोई बात नहीं, वो कोई ये नहीं है, वो एक साइको है, उसके दोस्तों ने कुछ नहीं किया, उसने बेमतलब के अपने दोस्तों को मार दिया, वो एक साइको है, वो वेब सीरीज और मूवी वगैरह देखता है। हालांकि उसकी हिस्ट्री पुलिस ने चेक की, इसमें कुछ बातें सच्ची भी पाई गई। देखिए जब हिस्ट्री चेक की और पिछला इतिहास इस शख्स के बारे में, जब उसके माँ बाप मर गए उसके बाद क्या हुआ, कैसे हुआ रहा, कहाँ रहा, किसके साथ रहा, ये सब चीजें पता करने की पुलिस कोशिश की तो काफी सारी चीजें सामने आई। जिसमें सबसे पहले साल 2013 का एक केस था। साल 2013 में उसे किसी मामले में पकड़ा जाता है। तो जब पकड़ा जाता है तो एक वहीं के थाना था, वहाँ थाना में जो लगभग 10 पुलिस वाले थे वो लोग पकड़ के उसे अंदर ले जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो एक एक करके हर एक पुलिस वाले से हाथापाई करता है, लगभग 10 पुलिस वालों से हाथापाई करता है और 10 के 10 पुलिस वाले उसे पकड़ के जेल में डालते हैं। फिर वो निकल जाता है वहां से निकलने के बाद साल 2016 की बात है। साल 2016 में वो नॉर्मली पब्लिक में कुछ था, वो पब्लिकली किसी से लड़ाई झगड़ा कर लेता है और उस केस में भी वो अंदर चला जाता। अंदर जाने के बाद लगभग कुछ समय बाद वो निकलता। जब वो बाहर निकलता साल 2020 की बात है, जब वो एक कार के शोरूम में जाता, कार के शोरूम में बोलता कि मुझे टेस्ट ड्राइव करना है, मुझे एक कार लेनी है। अब फोन जो शोरूम वाले थे वो कार देते, वो बैठता और कार नई जो कार थी जो शोरूम में लगी हुई थी, वो सामने जो शीशा होता है शोरूम में, वो कार पे बैठ के कार को स्टार्ट करके वो शीशा तोड़ के बाहर चला जाता। हालांकि बड़ी मशक्कत के बाद शोरूम वालों ने उस कार को कैप्चर करते उसे पुलिस के हवाले करते हैं। फिर वो पुलिस से छूटता। फिर बात है साल 2023 से 24 की बात है, जब वो अपने गांव यानी कि उसके माता पिता के जो गांव था केरल में कहीं गांव था, तो वहां पे जाता है, अपने गांव में रहता है। वहां भी बताया जाता साल 2023 में 23 या 24 में होता है क्या है कि वहाँ के कार ड्राइविंग के दौरान वहां पे कुछ लोगों को कार से एक्सीडेंट कर देता है। हालांकि वहां भी उसकी पब्लिक पिटाई होती है और फिर पब्लिक उसे पुलिस के हवाले सौंप देती है। और फिर साल 2025 में ये घटना, इसके बाद उसका मेडिकल चेक हुआ, तमाम चीजें हुई। तो कहीं ना कहीं अभी तक देखिए पूरा मामला खुला नहीं है कि क्या बात है क्या नहीं। लेकिन पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में जितनी बार भी पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया और जितनी बार भी उससे पूछताछ किया, हर बार कहानी अलग अलग बताता। और हर बार जितनी बार वो जो कहानी बताता, मानो कि हर एक कहानी उसकी सच्ची हो, इस तरीके से वो कहानी बताता। हालांकि अब तक जो केस इन्वेस्टिगेशन हुआ उसमें ये पाया गया कि ये एक साइको किलर, क्योंकि हर बार नई कहानी है, हर बार नया चीज है, तमाम चीजें बताता, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं। और उसके वो काफी मूवी और वेब सीरीज देखता है। ये बात जो उसकी बहन ने बताया वो कहीं ना कहीं काफी हद तक सच भी था। देखिए अभी इस तरीके अभी उसको रिमांड में लिया गया है, अभी उसको रिमांड में लेकर और इंक्वायरी और केस की इंक्वायरी चल रही है। लेकिन अभी वाकई में वो क्या है और नहीं है, इस बात का पुलिस ने ऑफिशियली तौर पे खुलासा नहीं किया है। लेकिन हाँ, ये कहानी सुन के जो लोग सुने वो कहानी सुन के डर जा रहे हैं और घबरा जा रहे हैं। ना पता उस रात और किस किस का कत्ल होता, और न जाने सच प्रशांत भी जो 70 बार उसने कॉल किया था वो भी उस रात मार जाता और वो वहां बचाने उसे आ जाता, क्योंकि उसने झूठी कहानी बताई तो उसका तबियत खराब हो गया और उसे हॉस्पिटल जाना है। वो पुजारी जो उदयपुर गए थे वो भी बचे और वो पुजारी जो मंदिर के अंदर आराम करे थे वो बाहर ना आके वो भी बचे नहीं तो और ना जाने किस किसको मारता और बेवजह मारता। अब तक जो इन्वेस्टिगेशन है उसके मुताबिक बेवजह सभी मारे गए। हालांकि रिमांड पे लिया गया और इंक्वायरी चल रही है। जैसा अगर कुछ नया अपडेट आता है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, या फिर आप गूगल पे कर सकते हैं ये स्टोरी दीपक नायर मर्डर केस, दीपक नायर सीरियल मर्डरर। तो तमाम स्टोरी आपके सामने हो जाएगी, आ जाएगी। तो देखिए जो आएगी अगर बताऊंगा, अगर कुछ और बात तो बताऊंगा। लेकिन अब तक की जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट है, जो ओवरऑल कहानी निकल सामने मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, वो एक साइको किलर है। तो देखिए कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को डराना या किसी को परेशान करना नहीं, केवल समाज में जागरूकता फैलाना था। देखिए मैं हमेशा एक नई कहानी लेकर उपस्थित होता हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी कहानी पसंद आई होगी। देखिए थोड़ा चैनल पे व्यू बहुत कम हो चुका है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरा सपोर्ट करें। पहले मेरी जो व्यू थे चाहे काफ़ी अच्छे आते थे, लेकिन अब काफ़ी डाउन हो चुका है पिछले 2-3 महीनों से, एक लंबा समय हो चुका है। हालांकि मैंने एक कंटिन्यूसली मैं वीडियो नहीं बना पाया, इसलिए मैं माफी भी चाहूँगा। लेकिन अब कंटिन्यूसली वीडियो आ रही है तो कृपया आप लोग सपोर्ट कीजिए, मैं यही उम्मीद करता हूँ और आप लोग मेरा साथ देंगे, यही कामना करता हूँ। तो चलिए मुझे अब इजाज़त दीजिए, मैं एक नई कहानी में मिलूंगा, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए।